क्या कर रहे थे वही करते सुनते और कहते आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 9 साउंड, कुछ कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, आगे जो दे रखा है साउंड से रिलेटेड वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगला टॉपिक जो है, इससे पहले हम लोगों ने सोनिक बूम के बारे में बताया था, अब हम लोग करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वैसा ही है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, जब लाइट में जैसे पढ़ते थे, जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाता है तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं कि साउंड जो है, जब हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वॉल से टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस आ जाता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हेडिंग डालना है, बता रहे, देखते क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना। when after colliding with hard surface, the sound come back. Then this phenomenon is known as reflection of sound. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कितनी बात सुने कि साउंड जो है किसी हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, अगर उससे वो टकरा के दोबारा वापस आता है उसी मीडियम में तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कितनी बात सुने, जब भी कभी हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये एक रूम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये किताबें हैं, ये बेंच है, ये टेबल है, ये हम है, ये कार्टेन्स वगैरह लगे, पर्दे लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें ना साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने की वजह से फिर ये साउंड जो ना दोबारा से टकरा के वापस नहीं आता। अगर मान लो हम अगर किसी फ्लैट में या किसी नए घर में जाएं, बिल्कुल नया घर बना हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, तो जब हम उसमें बोलते हैं तो हमारी आवाज़ें जो ना गूंजती है, ठीक है ना, हमारे आवाज़ें गूंजती है। तो वो क्यों गूंजते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो हार्ड सरफेस यानी वॉल से डोर से सबसे टकरा के उसी में आवाज़ घूमते रहता है, तो इस तरह से गूंजने की आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन को हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको एक दूसरा वर्ड से जानते हैं, रिवर्बरेशन से जानते हैं। वो ये लिखते हैं रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम बता रहे हैं। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, repeated reflection of sound is called reverberation। जैसे हमने अभी बताया रिवर्बरेशन, जैसे हम लोग बताया कि अभी जैसे किसी हॉल में या किसी कमरे में अगर बोलेंगे तो वो आवाज़ बार बार टकरा के हमें एक गूंजती हुई आवाज़ आएगी, इसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी रिफ्लेक्शन ही होता है, ये बार बार रिपीटली रिफ्लेक्ट हो रहा है,
एक ही साउंड इधर से टकरा को इधर गया, फिर इधर टकरा के फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, तो टकरा तो रहा है, ठीक है ना। तो इसी एक आवाज़ जो है ना बार बार रिपीट करता, तो इसको रिवर्बरेशन करते हैं। आजकल जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे सिनेमा हॉल है या ऑडिटोरियम है या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो वहाँ पे जब कभी कोई स्पीकर होता है स्टेज से बोलेगा, तो आवाज़ जो है पूरे ऑडियंस के बाद प्रॉपर पहुँचना चाहिए ऑडियंस के पास। तो उसके लिए जो ऑडिटोरियम जो बनाया जाता है, एक अलग डिज़ाइन दिया जाता है वो, ताकि वो आवाज़ जो है उस वॉल से या सीलिंग से टकरा कर जो बैठे हुए ऑडियंस है उसको एक साउंड प्रॉपर सुनाई दे। वरना फिर पता चला कि एक ही आवाज़ घूस 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 करता रहेगा तो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साउंड का रिफ्लेक्शन को कंसीडर करके ऑडिटोरियम को बनाया जाता है। तो आजकल देखेंगे जैसे ये हॉल है तो उसका ऊपर का छत ऐसे होता है और कुछ इस तरह से बनाते हैं कि कहीं से कोई बोलेगा तो टकरा के आवाज़ जो है ये ऐसे ऐसे, ये पूरा जो है ना इसके ऑडियंस के बीच में आए आवाज़। ये इसका जो छत होता है या वॉल होता है उसका एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि साउंड गूंजे नहीं और रिपीटली रिफ्लेक्शन ना हो, एक बार रिफ्लेक्ट होके आए और ऑडियंस को सुनाई दे। तो उस हिसाब से बनाया जाता है। तो आजकल बहुत सारे जो सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम इन सब बातों को कंसीडर करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक बहुत ही कॉमन, अगर सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन होता है तो बहुत ही कॉमन उसका एक एग्जाम्पल है, वो है इको। इको क्या होता है? हियरिंग ऑफ सेम साउंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक आवाज़ को थोड़े टाइम के बाद फिर से सुने, उसी को हम लोग कहते हैं इको। इको को मैं बताता हूँ, समझ में आई? ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत जगह यूज़ में है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जैसे यूज़ में है, हमारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? वो एक डॉक्टर के पास एक डिवाइस होता है जो अपने कान में लगा लेता है और किसी के पेशेंट को देखना होता है तो उसके चेस्ट पे या बैक पे लगा के, और उसके जो बीट्स है, हार्ट बीट है, उसको सुनता है। और उसकी जो आवाज़ है बीट्स की, एक उसका अलग आवाज़ होता है। मान लो कफ हो रहा है तो उसमें घर घर की आवाज़, यानी कि घरघराहट आने लगता है। तो वो देखता है उसको, कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसको लगाने के बाद देखता है कि कितना कफ है और कितना कंजेशन है उसका, या बीट्स कैसा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है। स्टेथोस्कोप को लगा के देखते हैं। तो वो क्या है? वो भी एक तरह का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, क्योंकि वहाँ जो साउंड बन रहा है हमारे हार्ट बीट से, वो यहाँ पे उस पर लगाएगा तो वो सेंसिटिव डिवाइस है, वो साउंड को रिसीव कर लेता है। और उसमें कितनी दफ़ा वो आके टकरा रहा है, वही टकराहट वो जो ना उसके कान में आके घट 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 सुनाई दे रहा है। तो उससे उसको पता चलता है कि बीट्स जो है ना नॉर्मल है या स्लो है या फास्ट है या कंजेशन है, उससे उसको आइडिया लगता है। तो ये डिवाइस भी काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जगह पे जैसे होता है कि हम लोग हॉर्न बजाते हैं, ठीक है ना, तो हॉर्न बजा दिया तो साउंड आगे एक बार टकराता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जहाँ पे चौराहे पे खड़े होते हैं तो दीवार वार अगर बिल्डिंग है तो वो आवाज़ टकरा के दीवार से, बिल्डिंग से, वो सारे आवाज़ अब वापस वहीं आने लगते हैं। तो वहाँ पे एक तरह का नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है, काफ़ी आवाज़ आने लगते हैं। और उसमें थोड़ी देर अगर रहेंगे तो सर में दर्द हो जाता है, ठीक है ना, सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो आवाज़ें बार बार दिमाग को डिस्टर्ब करती है, ठीक है ना। तो उस तरह का भी वो है। मेगाफोन से, जैसे मेगाफोन क्या होता है, जो मुंह में लगा के बोलते हैं हलो 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 और आवाज़ जाता है, ठीक है ना, माइक्रोफोन होता है, तो उससे जो आवाज़ जाती है, ठीक है। आगे बोला कि इको जो है एक बहुत ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है। और क्या है इको, वो हम बता रहे हैं। इको होता है हियरिंग ऑफ सेम साउंड, हियरिंग ऑफ सेम साउंड आफ्टर certain interval of time, certain interval of time, ठीक है ना। सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो आवाज़ सुनाई देगा वो इको कहलाता है।
सेम साउंड, एक ही वही आवाज़ थोड़ी देर के बाद सुनाई दे। जैसे बताते हैं कि इको कहाँ सुनाई देता है, आमतौर पे जब हिली पहाड़ों की तरफ जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे गए और एक आवाज़ निकला हेलो, तो थोड़ी देर के बाद फिर से वो हेलो सुनाई देता है। थोड़ी देर के बाद, आपने एक ही बार कहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 दफ़ा सुनाई देता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो वो उतनी देर के बाद फिर कैसे सुनाई दिया हमें, ठीक है ना। जब कभी हम लोग बोलते हैं तो लोग जो सुनते हैं, जैसे पीछे वाला बच्चे सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, तो उसको सुनने के लिए एक बीट्स के बाद दूसरा बीट्स क्या कहा गया है और उसको सुन के समझने के लिए एक बीट्स और दूसरे बीट के बीच का जो टाइम होना चाहिए वो टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो टाइम गैप कितना होना चाहिए टू रिकॉग्नाइज the two beats distinctly. The time gap should be of 0.1 second और 1/10 सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कोई चीज़ बोलूं और जल्दी जल्दी बोलूं तो क्या होगा कि एक जो बोला पहले उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, वो सुन के समझने के लिए हमारे पास 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अगर उतने गैप पे अगर वो बीट्स आ रहे हैं तब तो हम सुन के समझ जाएंगे कि क्या क्या ये क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद क्या बोला। लेकिन अगर उससे कम टाइम में अगर आ रहा है तो वो आवाज़ हमें सुनाई तो दे रहा है पर हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी वो बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बीट्स और दूसरे बीट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये क्या है, उसके लिए उन दोनों के बीच में कितना टाइम होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अब क्या बताया कि जैसे हम लोग पहाड़ के पास खड़े हैं और हमने कहा हेलो, थोड़ी देर के बाद वही साउंड आके फिर से हेलो सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ दूर जाकर ये कहीं ना कहीं से टकरा रहा होगा और टकरा के फिर वापस आ रहा है और आने के बाद फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है। कितनी बात समझी। इसी को बोलते हैं इको, इको का मतलब हियरिंग ऑफ सेम साउंड, वही आवाज़ दोबारा से सुनाई देता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इको। एक इको को सुनने के लिए कितने दूर होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए कि उससे टकराने के बाद जब वो दोबारा साउंड वापस आए तो मैं सुन लूँ वो दोबारा से, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्या समझ में आए। तो क्या बताया अगला जो दे रखा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी टू हियर इको, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको सुनने के लिए। क्या बताया, जो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये आमतौर पे हम लोग 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है ना, इतना एवरेज लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब बताया कि एक साउंड के बाद दूसरा साउंड जब दोबारा सुने तो कम से कम कितना टाइम गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। टाइम इंटरवल, ठीक है ना, ये 0.1 सेकेंड, यानी कि साउंड को जाने और आने में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके हम दोनों साउंड जो पहले वो प्रोड्यूस किया वो और रिफ्लेक्ट होकर आ रहा वो दोनों सुन पाएंगे। तो इस 0.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा साउंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 0.1 सेकेंड, स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखा 340 और टाइम दे रखा 0.1, यानी कि 34 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए जाने आने का। अब एक इको जब सुनाई देता है तो कैसे होता है, मैं एक उसको एक फिगर से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक आदमी है, ये आदमी समझ में आ रहा है। और एक यहाँ पहाड़ है, ये जब ये हेलो करेगा ऐसे आवाज़ निकालेगा तो ये आवाज़ जो है ना इसमें जाके टकराएगा, ये जाके टकराएगा, फिर वापस इसको दोबारा आएगा तभी तो सुनेगा हेलो वापस, ठीक है ना। तो ये जाने और आने में कितना टाइम गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, 34 मीटर, यानी जाकर और आए तो इतनी देर में 0.1 सेकेंड में 34 मीटर का डिस्टेंस होगा। 34 मीटर का डिस्टेंस दोनों तरफ से है, जाने का और आने का, तो एक तरफ से 17 मीटर हो, दूसरी तरफ से भी 17 मीटर हो, तो एक तरफ से जाए 17 मीटर जाने का हो और 17 मीटर आने का हो कम से कम, तब जाके उस साउंड का इको उसको सुनाई देगा। यानी क्या बताया कि अगर इको सुनना चाहते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से रिफ्लेक्ट होना है उसका डिस्टेंस सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे 17 मीटर या 17 मीटर से ज़्यादा हो, मिनिमम कम से कम डिस्टेंस है, ये कम से कम डिस्टेंस है 17 मीटर होना चाहिए एक तरफ से, उससे ज़्यादा हो तब भी कोई बात नहीं, आराम से सुन सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा हो और ज़्यादा कोई बात नहीं, थोड़ी देर से आएगा लेकिन सुनाई देगा इको। कम से कम डिस्टेंस, ये कम से कम डिस्टेंस है एक तरफ से, तो क्या बताया, द मिनिमम डिस्टेंस of hurdle to hear echo। हर्डल मतलब रुकावट, ठीक है ना। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हर्डल या ऑब्जेक्ट, यहाँ सबसे अच्छा चलो लिखो, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट टू हियर इको इज 17 मीटर फ्रॉम वन साइड, एक साइड से 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हो कोई बात नहीं, 17 मीटर से ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, आराम से सुनेंगे, मगर कम से कम डिस्टेंस इको के लिए इतना होना चाहिए। अब जब अक्सर हम लोग देखते हैं पहाड़, जो लोग जाते हैं टूरिज्म पे जाते हैं ना पहाड़ों में, तो आवाज़ लगाते हैं तो इको सुनाई देता है पहाड़ों में आमतौर पे। खेती बास में इको एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इको तो समझ, जैसे हम लोग बताया रिवर्बरेशन, ऐसे कभी कभी बादल जब गरजते हैं तो देखा है घूम घाय बादलों की आवाज़ आती है, एक बार टकराए फिर वो बार बार आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे भी इको होता है। जैसे एक बार टकराया बादल, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर वो जो साउंड था वो जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो फिर दूसरे जो ऑब्जेक्ट है या क्लाउड्स है, वो क्लाउड जो ना से टकरा के वापस आया तो वही साउंड दोबारा से, एक बार तो सोर्स से पैदा हुआ ही, दोबारा इधर क्लाउड्स उधर क्लाउड्स से टकराने के बाद वही साउंड दोबारा से कई दफ़ा सुनाई देता है, ठीक है ना। तो थंडर्स जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थंडर्स, थंडर जो है जो सुनाई देता है वो भी इको का एक एग्जाम्पल है। थंडर्स, हियरिंग ऑफ थंडर इज एग्जाम्पल ऑफ एन इको, ठीक है ना, इको का एक एग्जाम्पल है। अगला जो टॉपिक दे रखा है, ये तो रिफ्लेक्शन था, अगला टॉपिक देखा रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग,
कितना फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, रेंज ऑफ हियरिंग बताते हैं। क्या बताया कि ह्यूमन बीइंग का जो रेंज ऑफ हियरिंग है, रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग 25 हर्ट्ज मिनिमम, 25 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, के हर्ट्ज, ठीक है ना, किलो हर्ट्ज, यानी कम से कम 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं और ज़्यादा से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाएंगे। हम लोग के जो सुनने की जो कैपेसिटी है मिनिमम 20 हर्ट्ज, ठीक है ना, एंड मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग 1000 में, इस तरह से 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा रेंज में लिख दिया इस तरह से। इतना ही हम लोग सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। इसको हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज। एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑडिबल रेंज। ये हमारा ह्यूमन एयर का है, कितनी बात सुन में, ऑडिबल रेंज। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जो इससे ज़्यादा भी सुन सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो इससे कम भी सुन, 20 से कम भी सुन सकते हैं, 20 से भी ज़्यादा भी सुन सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज ये कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है ना, 20 किलो हर्ट्ज तक है ये, ठीक। लेकिन इसके ऊपर अगर फ्रिक्वेंसी होता है, मान लो कोई 20,000 ज़्यादा से हर्ट्ज से बात कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है ना। क्या मतलब, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज देन इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। अगर इससे कम है फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है ना। अगर 20 हर्ट्ज से कम है, जैसे मान लो 15 हर्ट्ज का है, 12 हर्ट्ज का है, 10 हर्ट्ज का है, 5 हर्ट्ज का है, तो इससे 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो ऐसे साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड है तो इसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं हम लोग। ये तो हम लोग सुनते हैं, ये तो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन का रेंज है, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का रेंज है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ये रेंज है 20 से कम, 20 से कम जो है 10, 5, 7, 4, 3, 2 जो सुनने वाले एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल का एग्जाम्पल दे रखा है। ये सभी जो एनिमल्स हैं, जैसे एक वेल फिश है, वेल फिश, ठीक है ना, ये जो है इस तरह का साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड सुनता है। एलिफेंट, एलिफेंट भी सुनता है, ठीक है ना, एलिफेंट। एक एनिमल है रिनोसेरस, RHIN, रिनोसेरस। तो ये ऐसे एनिमल है, इंफ्रासोनिक साउंड ये सुनते हैं, जैसे वेलफिश है, एलिफेंट है, रिनोसेरस है। ये सब लेस देन 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी सुन लेते हैं। ये 20 से कम तो 5 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है ना, जलजला आते हैं, तो जलजला आने से पहले जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, मगर कुछ ऐसे एनिमल हैं जो उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ अर्थ पे होने वाला है, फिर उसके बाद अर्थक्वेक आता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लेस देन 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेते हैं, ठीक है, और फिर अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का एनिमल को बोलते हैं जो लोग कम इंफ्रासोनिक साउंड, और ये एनिमल जो ना इंफ्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं। वो एनिमल जो 20,000 हर्ट्ज पे सुनता है, वो कौन कौन से एनिमल हैं उनको हम लोग दिखाते हैं। वो जैसे डॉग है, ये 25,000 हर्ट्ज सुनता है, 25 किलो हर्ट्ज डॉग जो है ना सुन लेता है, ठीक है ना। इसके ऊपर का जो है डॉल्फिन है, डॉल्फिन, डॉल्फिन है, या फिर बैट है, बैट्स है,
ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड सुनने वाले एनिमल हैं। पोर्पोइस है, पोर्पोइस, ठीक है ना। ये सब एनिमल ऐसे हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते हैं, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनने की इनके पास कैपेसिटी है, ठीक है। समझ में आ गया। ये रेंज ऑफ हियरिंग कहलाता है, कौन एनिमल कितना फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जो बुक में दे रखे मैंने लिखा, ये इस एग्जाम्पल को याद करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इस तरह के सवाल बहुत सारे हमने अपने शीट्स में दे रखे हैं, आप उसे करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग सब लोग देखो, इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये इनका एग्जाम्पल भी कौन कौन से हैं। तो ये दे रखा रेंज ऑफ हियरिंग। अगर हमारा जो मान लो हमारा एयर ड्रम बर्स्ट हो जाता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से, या किसी वजह से हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो आजकल एक साइंटिफिक तरीके से डिवाइस बनाया गया है जो हम कान में लगा लेते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देता है। उसको बोलते हैं हियरिंग एड। क्या बोलते हैं उसको? हियरिंग एड बोलते हैं, हियरिंग AID, हियरिंग एड्स, यानी सुनने में हेल्प करता है। ये डिवाइस है। अगर किसी का कान में, जैसे आजकल बहुत देखते हैं, बहुत लोग कानों में लगा के चलते हैं, ऐसे भी आता है, अंदर भी डालते हैं, बहुत तरीके के आते हैं, डिज़ाइन आते हैं। तो एक ये डिवाइस है जो आपको किसी भी तरह का जो साउंड है, अगर आपका एयर बर्स्ट कर गया है या कोई और वजह से सुनाई नहीं दे रहा, बहुत सारे वजह होते हैं, नेचुरल तरीके भी होते हैं, तो उनको जो है उनको क्या करते हैं कि उसको उसमें लगा देते हैं, वो जो साउंड आता है उसको उस फ्रीक्वेंसी के रेंज में कन्वर्ट कर देता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में, जो हम लोग के सुनने के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है और फिर वो हमें सुनाई देने लगता है, ठीक है ना। क्योंकि मेन जो सुनने का काम है इंटरनल एयर से होता है, तो उसमें इंटरनल एयर से कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो, क्योंकि ड्रम जो एयर ड्रम है जो ऊपर में होता है, अभी एक डायग्राम बना कर दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ होता है, लेकिन जो सबसे इनर पार्ट होता है वहाँ तक अगर पहुँच जाएगा आवाज़ तो वो सुनाई देगा। तो वो उस तरह का एक आजकल डिवाइस बनाया जा रहा है कि वो आपको सुनने में हेल्प कर देता है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, नेचुरल या नेचुरल जो भी है, अननेचुरल तरीके से कहीं पे सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो गया है, तो आपको वो मशीन ला के सुन सकते हैं। कितनी बात समझ में